So in today's video, we'll discuss about antigen. कि एंटीजन क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या बेसिकली नेचर होता है एंटीजन का, ठीक है, और जो भी एंटीजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम देखेंगे. सो विल स्टडी अबाउट दीज टर्म्स. इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, एंटीजेनिसिटी क्या होता है, ठीक है, हैप्टन्स, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हैप्टन्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीजेंस, ठीक है, व्हाट आर योर एडजुवेंट्स और आपका एपिटोप और पैराटोप, ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दो टर्म्स हैं, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी, इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है. इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है. इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. मतलब ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब ऑब्वियसली किसको एक्टिवेट करना है, बी सेल को, और सेल मेडिएटेड का क्या मतलब है कि किसको एक्टिवेट करना है, टी सेल को. तो इम्यूनोजेनिसिटी ये एबिलिटी है कि बी सेल को एक्टिवेट करना ताकि वो क्या बनाए, एंटीबॉडी, ठीक है. लेकिन जो एंटीजेनिसिटी है, दैट इज द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव रिस्पॉन्सेस. इसका क्या मतलब है कि वैसे तो चलो बहुत जगह पर इम्यूनोजन और एंटीजन ये दोनों टर्म्स एक साथ एक जगह यूज कर लेते हैं कॉमनली, बट टेक्निकली बात करें तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. कि मतलब जैसे अब मान लो मैंने कह दिया कि अगर एक चीज इम्यूनोजन है, ठीक है, तो वो बी सेल को इंड्यूस कर सकता है कि वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है. लेकिन जो एंटीजन है या जिसके जिसके पास एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, वो बी सेल को इंड्यूस नहीं कर सकता कि वो एंटीबॉडी बनाए. तो इसलिए हाँ, ये रिएक्ट जरूर कर सकता है, मतलब वो एंटीबॉडी चाहे कहीं और से आए, बट ये एक्टिवेट नहीं कर सकता बी सेल को कि वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है. इसलिए जो एंटीबॉडी बनवा सकता है वो रिएक्ट भी करेगा. तो इसका मतलब क्या होता है, जितने इम्यूनोजेंस हैं वो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, या जिनके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है उनके पास एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है. बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना. देखो, एक बॉडी के अंदर मान लो हमने कह दिया कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो हमने कह दिया एक या कोई पैथोजन है या कोई कंपाउंड है, मान लो एक्स है. एक तो वो बी सेल को एक्टिवेट करना, अगर तो वो कर पा रहा है तो वो क्या आपका इम्यूनोजन है, मतलब उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर वो बी सेल को नहीं एक्टिवेट कर पा रहा तो इसका मतलब वो एंटीजेनिसिटी है, ठीक है. तो अब इसमें हम देखेंगे जिस हैप्टन्स होते हैं, हैप्टन्स आर एंटीजेनिक. हैप्टन्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक. कि अगर आप हैप्टन दोगे तो बी सेल एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा. हैप्टन्स कैसे होते हैं आपके, एंटीजेनिक. अभी हम लास्ट में आएंगे इस कंसेप्ट के ऊपर कि हैप्टन्स क्या होते हैं, ठीक है. तो ये दोनों टर्म्स क्लियर होना जरूरी है. एक वो कंपाउंड्स जो बी सेल को इंड्यूस कर सकते हैं या टी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स आए, बट एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी वो है कि वो उनको इंड्यूस नहीं कर सकते. हाँ, ये जरूर है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी सेल का प्रोडक्ट एंटीबॉडी है या जो भी टी सेल के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस वाइल द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है. जितने भी इम्यूनोजेंस हैं ऑटोमेटिकली वो आपके क्या हैं, एंटीजेंस, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है. फिर उसने क्या लिखा, हैप्टन्स आर एंटीजेनिक. ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, हैप्टन्स कैसे होते हैं एंटीजेनिक. और अगर हम बात करें नेचर की, एंटीजेंस का अलग अलग नेचर हो सकता है. वो चाहे आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. सेकंड हमारे पास आते हैं पॉलीसेक्राइड्स. सेकंड जो लिस्ट में आते हैं वो कौन से आते हैं आपके, पॉलीसेक्राइड्स. और थर्ड जो हमारे पास आते हैं दैट इज बेसिकली योर लिपिड्स. सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोजन कौन से हैं आपके, प्रोटीन, उसके बाद पॉलीसेक्राइड, फिर आपके लिपिड्स, ठीक है. जैसे होता ना, ये तो हमने पढ़ा भी था कि जो टी सेल होते हैं वो सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करते हैं जो एमएचसी के साथ बाउंड होता है, ठीक है. ये जैसे यहाँ देखो डायग्राम में भी शो करके स्टार्टिंग में, क्योंकि टी सेल्स आर एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड, जो हम ये दिखाते हैं. एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, विच इज योर पेप्टाइड, ठीक है. और इस पेप्टाइड को कौन रेकग्नाइज करता है, टी सेल रिसेप्टर, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर हमने क्या शो कर रखा है, एमएससी क्लास 2,
और जो टी हेल्पर सेल होते हैं दे आर MHC क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पेप्टाइड एंटीजन की। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि एंटीजन सिर्फ पेप्टाइड ही होता है, वो आपकी पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, वो आपके लिपिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसने यहाँ पर बताया कि लिपिड्स एज एंटीजन्स। ठीक है, क्योंकि जनरली जो मैक्सिमम पढ़ते हैं हम पेप्टाइड की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिपिड्स एज एंटीजन्स, टी सेल्स recognize peptides derived from protein antigen when they are presented as a peptide MHC complexes। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं दे आर MHC क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड, और टीसी सेल कैसे होते हैं आपके MHC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, MHC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, however some lipids can also be recognized by T cells। ठीक है, T cells lipids को भी recognize कर सकते हैं। Lipoidal compounds such as glycolipids and phospholipids can be recognized by T cell receptor when presented as complexes with molecules that are presented very like MHC molecule। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो लिपिड्स को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एक तो चलो हम ये भी पढ़ते हैं, एक हमने पढ़ा भी था कि जो गामा डेल्टा, जैसे टी सेल रिसेप्टर भी ना दो टाइप के होते हैं, वन इज अल्फा बीटा, वन इज गामा डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा रेकग्नाइज करते हैं पेप्टाइड प्लस MHC को। ठीक है, बट गामा डेल्टा डायरेक्टली लिपिड्स को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो MHC की तरह ही होते हैं, वो भी लिपिड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था ना, इसमें तो डायरेक्टली वो लिपिड्स को करता है, बट ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड्स को बेसिकली क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रखा है द लिपिड प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स आर मेंबर्स ऑफ द CD1 फैमिली। ठीक है, एंड आर वेरी क्लोज स्ट्रक्चर रिलेटिव ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन से फैमिली का प्रोटीन होता है जो किसको प्रेजेंट करता है, आपके लिपिड्स को, तो उसका आंसर क्या होगा आपका CD1 फैमिली, और वो MHC क्लास 1 के साथ मैच करते हैं। Recognition of lipid is a part of immune response to some pathogens। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस, लैप्रे क्या करता है, लेप्रोसी। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं इनके अंदर टी सेल्स जो होते हैं वो लिपिड्स को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये मत आप मान के चलना कि हमेशा प्रोटीन ही होता है एंटीजन। एंटीजन का नेचर प्रोटीन भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, और आपका लिपिड्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसने एक दो पॉइंट्स यहाँ पे बताए कि जो मैक्रोमोलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है और जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया बनाया कि एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है एंड दैट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, एक है आपका स्मॉल है और वो सॉल्युबल है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इनको इनको किन्होंने पकड़ना है, फैगोसिटिक सेल्स ने। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है, इनसॉल्युबल का मतलब है ये है कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको पकड़ना फैगोसिटिक सेल के लिए आसान है। लेकिन जो एक तो छोटा है ऊपर से वो सॉल्युबल है, मान लो वो तो डिसॉल्व ही है, मतलब उसको ये पकड़ने गया तो वो इधर चला गया, फिर वो इधर चला गया, क्योंकि वो सॉल्युबल है, तो उसको पकड़ना क्या है, मुश्किल है। ठीक है ना, तो जो बेसिकली लार्ज और इनसॉल्युबल, जो चीज लार्ज है और इनसॉल्युबल, जैसे मान लो आप वाटर के अंदर एक डाल दो कुछ, मान लो कोई आपके पास छोटा सा पेबल है, स्टोन है छोटा सा, अब वो तो क्या है, वो तो एक तो चलो थोड़ा बड़ा है और वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, दूसरा आप उसमें कुछ कोई और कंपाउंड जैसे मान लो NaCl है या सुक्रोस है, उसको आप डिसॉल्व कर दो, आपको क्या पता लगेगा NaCl सुक्रोस का है, उसमें तो नहीं पता लगेगा ना, बट वो जो चीज इनसॉल्युबल है वो तो आपको साफ दिख रही है। इसी तरह से जो लार्ज और इनसॉल्युबल है उसको, मतलब वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली फैगोसाइटोसिस उनका इजिली हो जाता है, उनको पकड़ना आसान है, उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन जो स्मॉल और सोल्यूबल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, दे आर बेसिकली लेस इम्यूनोजेनिक। ठीक है, देखो ये जो हम कहते हैं ना मोर या लेस इम्यूनोजेनिक, इसका मतलब यह है कि वो कितने सेल्स को एक्टिवेट कर पा रहा है। कोई
मैक्रोमोलिक्यूल अगर इम्यून सिस्टम के ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर पा रहा है तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा है, जो कम सेल्स को एक्टिवेट कर पा रहा है इसका मतलब उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कम है। ठीक है। फिर एक पॉइंट है एंटीजन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। अगर कोई एंटीजन हमारे डायरेक्टली ब्लड में डाला जाए, ठीक है, इंट्रावेनसली, तो वो पहले स्प्लीन के पास जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ब्लड में एंटीजन्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कहां पर होती है, स्प्लीन में। लेकिन वो एंटीजन जिसको हम सबक्यूटेनियसली देंगे, सबक्यूटेनियसली का मतलब जो हम स्किन के नीचे दे रहे हैं, जो लेयर्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, वो कहां पर जाएगा, लिम्फ नोड में। ठीक है। ये जनरली हम ऑर्गन्स में भी पढ़ते हैं कि जो ब्लड में एंटीजन्स होते हैं वो बेसिकली स्प्लीन में उनको ले जाया जाता है, और जो उनसे एंटीजन्स आपके टिश्यूज में होते हैं उनका जो है वो कहां पर होता है, आपका लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, कि नेचर ऑफ एंटीजेंस का मतलब कि एक तो आपके वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, और लिपिड्स भी। अब हम बात करेंगे कैसे इम्यूनोजेनिसिटी को आप एनहांस कर सकते हो। ठीक है, मतलब इम्यूनोजेनिसिटी को एनहांस करने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट करे। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपके एडजुवेंट्स। क्या पढ़ते हैं, आपके एडजुवेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं एडजुवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एडजुवेंट्स। ठीक है, देखो एडजुवेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनका क्या काम होता है, दे इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी, दे इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, आपके पास जैसे जो भी कोई पैथोजन है, कोई एंटीजन है, तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करना, इंक्रीजेस इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। ठीक है, जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी बॉडी में एक एंटीजन गया, ठीक है, और वो आपकी बॉडी के अंदर मान लो 100 बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो कितने सेल्स को एक्टिवेट करता है, 100 बी सेल्स को, चाहे वो कोई भी हो, बी सेल भी हो सकते हैं, टी सेल भी हो सकते हैं, ये जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं हम कैसे उस एंटीजन से 200 बी सेल्स को एक्टिवेट कराएं। सेम अमाउंट सेम ही देनी है, ये नहीं है कि अगर आप अमाउंट ज्यादा दे दोगे तो मे बी वो ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, अमाउंट सेम है। ठीक है, और मैं आपको ये भी कहूँ कि साथ में आपने कुछ और भी सेल्स को एक्टिवेट करना है, कि आपने 200 बी सेल्स को भी एक्टिवेट करना है और 100 मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये वाला एंटीजन तो मैक्रोफेज को एक्टिवेट नहीं करता है, तो उसको भी कैसे एक्टिवेट कराएं। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कराना चाहते हो। ठीक है ना, ऑब्वियसली एंटीजन खुद से तो वो जिन सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है वो कर ही रहा है, बट हाउ कम हम उस एंटीजन से ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कराएं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो आपको कहा कि मैंने ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कराना है, ठीक है, अमाउंट सेम है। इसमें जैसे अभी हम एक पढ़ेंगे कि एंटीजन की परसिस्टेंस को बढ़ा दो। मतलब एंटीजन जो है ना बॉडी में, मान लो पहले वो रह रहा है 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो बेसिकली, या जो भी उसका टाइम है कि विद इन जो भी 10 10 मिनट के लिए रह रहा है, या 1 घंटे के लिए रह रहा है, या 1 डे के लिए रह रहा है, तो उसने जितने सेल को एक्टिवेट करना उसने कर दिया, फिर वो बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, कैसे हम एंटीजन की परसिस्टेंस को बढ़ाएं। अगर मान लो वो एंटीजन नॉर्मली बॉडी के अंदर 24 आवर्स के लिए रहता है, तो कैसे हम करें कि वो 48 आवर्स के लिए रहे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो वो ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि मान लो जो भी ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, उसमें सिग्नलिंग होती है, आपस में सिग्नलिंग है। अब ये होता है ना कि सिग्नल जाएगा तभी सेल एक्टिवेट होगा ना, या तो वो कोई सिग्नल्स जो हैं उनको आप एनहांस कर दो। ठीक है ना कोई सिग्नल ही गया ना, कि बॉडी में तो बड़े सारे बी सेल थे, एक्टिवेट सिर्फ 100 ही हुए, बट ऑब्वियसली 200 सेल को एक्टिवेट करना है, तो कोई सिग्नल आप एक्स्ट्रा कोई सिग्नल जो है उनको एनहांस कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक होता है आप लोकल इन्फ्लेमेशन, जैसे कहीं पर आप इन्फ्लेमेशन कर दो, उससे क्या होगा, वहां पर आपके सेल्स आ जाएंगे, जैसे ये हमने पढ़ा भी था
कि जहां पर इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं। देखो कोई भी सेल है इम्यून सिस्टम के, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होने चाहिए, वो चाहे आप कैसे भी करो। वो किसका एग्जाम्पल, आपका एडजुवेंट्स। जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे किसी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको मतलब ये जैसे ये बताया कि मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करना है, ठीक है। आप ये एंटीजन तो दे ही रहे हो, इसके भी सेल एक्टिवेट कराने हैं, एक एंटीजन आप साथ में और दे दो कोई और, जो मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट कर दे, ठीक है ना। तो ये कैसे हम करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एडजुवेंट का मतलब यही है, आपको इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ानी है। यू वांट मोर एंड मोर सेल्स टू गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। चाहे वो एंटीजन की परसिस्टेंस बढ़ाओ, चाहे आप सिग्नल्स को एनहांस करो, चाहे आप लोकल इन्फ्लेमेशन कराओ, ठीक है ना। अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे, एक परसिस्टेंस बताया, एक मैंने आपको बताया को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स, फिर मैंने आपको एक बताया लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड, and one is your नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन। नॉन स्पेसिफिक मतलब आप कोई और भी एंटीजन दो, नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूं क्या होता है इसके अंदर। इसमें जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एक सबसे जो एडजुवेंट होता है उसका नाम होता है फ्रून्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट एंड फ्रून्स कंप्लीट एडजुवेंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होता है वो हम देखते हैं। ये जो एडजुवेंट को अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, वाटर इन ऑयल एडजुवेंट। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, इनकम्प्लीट एडजुवेंट। इसमें आप क्या करते हो, इसमें एक तो आप लेते हो एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस योर, एक आप मिनरल ऑयल लेते हो और साथ में आप लेते हो एक एमल्सिफाइंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, दैट इज योर मेनाइड मोनोलिएट, मेनाइड मोनोलिएट, एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, मिनरल ऑयल एंड एमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आप जैसे आपने एंटीजन को ट्रैप करा लिया एक ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर, एक तो सिंपली एंटीजन बॉडी में जाएगा, इसमें आपने क्या करा, एंटीजन को किस में ट्रैप करा लिया, एक ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर, ठीक है। ये एमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, ये जो बड़ी ड्रॉपलेट है इसको वो ब्रेक कर देगा इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और हर एक ड्रॉपलेट के अंदर क्या है, आपका एंटीजन। अब सभी में से जो एंटीजन है वो क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली रिलीज हो रहा है। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर एंटीजन की परसिस्टेंस बढ़ गई। एक तो होता है ना कि एकदम सारी अमाउंट बॉडी के अंदर एक साथ चली गई, तो उसमें से कुछ सेल्स को एक्टिवेट करेगी, कुछ बॉडी से वैसे ही रिमूव हो जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने पहले ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर एंटीजन को ट्रैप कराया, फिर एमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है। अब वो होता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं और सभी में से एंटीजन रिलीज हो रहा है, तो उससे उससे क्या होगा, एंटीजन की परसिस्टेंस बढ़ गई, और एंटीजन की परसिस्टेंस बॉडी में बढ़ गई तो ज्यादा इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। एक तो ये वे होता है, तो इसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीट, ठीक है। ये तो चलो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट में एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें ये सब कुछ तो होता ही होता है, उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है, दैट इज म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड। ये माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अभी देखो ना, नॉर्मली एंटीजन आप देते तो वो 100 सेल को एक्टिवेट करता, लेकिन आपने एक्वस सॉल्यूशन प्लस मिनरल ऑयल और ये देके परसिस्टेंस को बढ़ाया, तो अब वो कितने सेल को एक्टिवेट कर रहा है, 200 सेल्स को, ठीक है।
एक तो इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ गई, और एक जो मैंने आपको बताया ना नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन, जैसे ये कंपोनेंट क्या करता है, ये मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये जो मैक्रोफेजिस हैं ये इसके अगेंस्ट तो नहीं एक्टिवेट हो रहे, जो एंटीजन आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में है, ये किसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो रहे हैं, म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, जो कि माइकोबैक्टीरिया की सेल में होता है। उससे क्या होगा, मैक्रोफेज भी एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंप्लीट फ्रूंड एडजुवेंट, CFA, कंप्लीट फ्रूंड एडजुवेंट, CFA। ठीक है, जैसे जब हम रिसर्च करते थे तो इस CFA को हम यूज करते थे अर्थराइटिस इंड्यूस करने में। जैसे जो माइस है ना, अब माइस के अंदर आपने अर्थराइटिस इंड्यूस करनी है, उसके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन करनी है, CFA देते थे उसे। CFA का इंजेक्शन देके देखो क्या है ना, अगर आपको कहीं पर जैसे होता है ना, कहीं पर भी आपको कहीं पस है या कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, तो वही है ना, इम्यून सिस्टम के सेल तो वहां पर आएंगे ही आएंगे। CFA देते थे, उनको अर्थराइटिस इंड्यूस कर देते थे, मतलब उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती थी, और फिर वही उनको चलने में मुश्किल होती थी। तो CFA इज, मतलब चलो और भी यूज हो सकते हैं, बट जब हमने यूज किया था तो दैट वाज फॉर इंड्यूसिंग अर्थराइटिस इनटू माइस, अर्थराइटिस इंड्यूस करने में। ठीक है, वही है ना कि इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि जैसे ऑब्वियसली इसमें आप क्या दे रहे हो, एंटीजन और साथ में कंपोनेंट दे रहे हो, ताकि उसके अंदर इम्यून सिस्टम के सेल एक्टिवेट हो। अब ज्यादा इम्यून सिस्टम के सेल एक्टिवेट होंगे तो फिर वो बेसिकली रिस्पॉन्स तो उसका आपको बॉडी में देखने को मिलेगा ना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका, तो दोनों में से ये ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि इसमें ज्यादा सेल्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है क्योंकि इसमें तो इनकम्प्लीट में तो एंटीजन के स्पेसिफिक ही सेल्स एक्टिवेट होंगे, बट कंप्लीट के अंदर ये तो होंगे ही होंगे, साथ में एक्स्ट्रा जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो भी एक्टिवेट होंगे। इसलिए फ्रूट कंप्लीट एडजुवेंट जो होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है इनकम्प्लीट के कंपैरिजन में। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट एडजुवेंट। तो यहाँ पर यही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। एडजुवेंट जो कि एनहांस करता है बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, अब वो बता रहे क्या क्या इफेक्ट है, परसिस्टेंस बढ़ गई, सिग्नल एनहांस हो गए, लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड, और जो भी मैंने आपको बताया नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब यही हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है कि जो सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, क्योंकि वो एंटीजन स्पेसिफिक है, जिस एंटीजन के अगेंस्ट आपके इम्यून सिस्टम ने काम करना था। बट आप कहते हैं हमने और भी सेल एक्टिवेट कराने हैं, तो एक और एंटीजन दे दो। ठीक है, और कहते हैं और कराना है, फिर एक और एंटीजन दे दो। वो तो आप जितने टाइप के एंटीजन देते जाओगे उतने ज्यादा टाइप के सेल्स जो है वो आपके एक्टिवेट होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग टाइप के सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो एक इसने बता रखा है एल्यूमिनियम पोटेशियम एलम, ये भी एडजुवेंट का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट एडजुवेंट अभी हमने डिस्कस किया, इसका मोटिव क्या होता है या इसका जो बेसिस है कि वो परसिस्टेंस एंटीजन की इंक्रीज कर देता है, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें हम एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, मिनरल ऑयल, एन एमल्सिफाइंग एजेंट जो कि ऑयल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, और एंटीजन जो होता है वो फिर वेरी स्लोली रिलीज होता है फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें से रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे इसका मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं, जैसे क्या होता है ना, आजकल इंसुलिन आती है, तो इंसुलिन के ना, इंसुलिन तो इंसुलिन ही है, उसमें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है, बट उसके ना बड़े सारे मतलब टाइप्स आती हैं। कई ऐसी इंसुलिन आ गई है आजकल कि आपको रात को बस एक बार 10 बजे लगानी है, 24 घंटे वो काम करती है। ठीक है, एक लैंटस एक आती है। अब उसमें क्या है कि ये तो ब्रांड नेम है बता रहा हूँ, मतलब क्या है कि वो इंसुलिन आपने ले ली, बट वो 24 घंटे तक, अब वो जब भी थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रही है। कुछ इंसुलिन ऐसी आती हैं जो मे बी 2-3 बार भी लगानी पड़ती हैं। तो कंपनीज ने इस चीज के पेटेंट ले रखे हैं। इंसुलिन तो हार्मोन ही है, वो तो बनाना पता है कि कैसे बनता है, वो सबको पता है, बट उन्होंने पेटेंट इस चीज का ले रखा है कि रात को एक बार 10 बजे इंसुलिन ली तो 24 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज लेवल को बेसिकली रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये देखो ना कि ऐसे ही ये है, आपने इंजेक्शन दिया, अब वो एंटीजन पहले थोड़ा रिलीज हुआ, फिर थोड़ा 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 और उस टर्म्स में इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एंटीजन अमाउंट उतनी ही है, बट
यू आर गिविंग, दैट इज रिलीजिंग वेरी स्लोली, पहले थोड़ी सी रिलीज हुई, उतने सेल एक्टिवेट हुए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ये आपका सिस्टम होता है। ठीक है, फिर इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं। कंप्लीट एडजुवेंट भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जिसका क्या नाम है, म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, और ये किसको एक्टिवेट करता है, आपके मैक्रोफेजिस को। ठीक है, और कंप्लीट जो फॉर्म है वो ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू योर इनकम्प्लीट फॉर्म। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये भी एडजुवेंट की तरह है। बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेक्राइड, मतलब आप कोई भी कंपोनेंट ऐसा दे सकते हो जो सेल्स को एक्टिवेट करता हो। ठीक है ना, एंटीजन तो कर ही रहा है, उसके अलावा जैसे अब एलपीएस लिपोपॉलीसेक्राइड कहाँ पर होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में, तो वो भी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एडजुवेंट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एपिटोप्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एपिटोप्स। ठीक है, ये चलो अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। एक्चुअली जो भी इम्यूनोजन होता है या जो भी एंटीजन होता है, उसमें कुछ डिस्क्रीट साइट्स होती हैं जिनको आपका इम्यून रिस्पॉन्स रिकग्नाइज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इम्यून सेल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद और रिकग्नाइज एन एंटायर इम्यूनोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इंस्टेड लिम्फोसाइट्स रिकग्नाइज डिस्क्रीट साइट्स ऑन द मैक्रोमोलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एपिटोप्स। ठीक है, ये भी चलो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मान लो, एक मैं आपको जनरल से एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास एक वैक्सीन आती है जिसे बोलते हैं हम सब यूनिट वैक्सीन। क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। जैसे इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी। इसमें आप क्या करते हो ना, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा वायरस है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो वायरस के इतने से पार्ट के अगेंस्ट आता है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने देखा ऑब्वियसली एक प्रोटीन है, हमें पता है कि प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से, आरएनए किससे बनता है, डीएनए से। हमने सिर्फ इतना सा पार्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनवा लिया, तो क्या होगा, तो आप पूरा वायरस देने की, यू आर नॉट गिविंग फुल वायरस, यू आर जस्ट गिविंग ए पार्ट ऑफ वायरस, एंड दैट विल एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। तो मतलब ये है ना कि ये जो और भी होंगे मे बी उसके अंदर पार्ट, जैसे ये पार्ट भी कराता है, और मान लो उसने कह दिया कि ये भी कुछ पार्ट है, ये भी इम्यून सिस्टम के सेल को एक्टिवेट करता है, बट वो देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड आता है। तो ये क्या होता है, एपिटोप्स। एक पूरे वायरस के ऊपर या कोई पूरा बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है, उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिटोप्स। ठीक है, एपिटोप्स आर द इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन्स ऑफ इम्यूनोजन that bind to antigen specific membrane receptor, ठीक है, that is on lymphocyte or to secreted antibodies। ठीक है, studies with small antigens have revealed that B and T cells recognize different epitopes on the same antigenic molecule, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी की हेल्प से करता है, टी सेल किसकी हेल्प से करता है, टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से, तो दोनों अलग अलग एपिटोप्स को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन माइस वर इम्यूनाइज्ड विद ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या है, एक जो हमारा हार्मोन है जिसमें 29 अमीनो एसिड है, जो एंटीबॉडी आई दैट वाज एलिसिटेड टू एपिटोप्स इन द अमीनो टर्मिनल प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन आप बनाते हो, उसके अंदर एक टर्मिनस होता है एन, एक होता है सी। ठीक है, जैसे इसमें चलो ये सी टर्मिनस है, कहता है जब हमने ग्लूकागोन दिया, जो एक तरह से हार्मोन है, तो जो बेसिकली आप, क्योंकि ये तो चलो हमने ऐसे लीनियर चेन बनाते हैं, बाकी जो भी प्रोटीन का आगे सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, कहता है बी सेल ने जो रिस्पॉन्स दिया वो किसके अगेंस्ट दिया, आपके अमीनो टर्मिनल पोर्शन के। लेकिन टी सेल्स ने जो रिस्पॉन्ड करा दैट वाज ओनली टू एपिटोप्स इन द कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन। जैसे वही है ना कि एक ही एंटीजन है, उसके अगेंस्ट बी सेल भी एक्टिवेट हो रहा है, टी सेल भी हो रहा है, बट बी सेल कौन से एपिटोप्स को रेकग्नाइज कर रहा है या कौन से पार्ट ऑफ एंटीजन को रेकग्नाइज कर रहा है, जो एन टर्मिनस पे है। ठीक है ना, और अब वो ऑब्वियसली ना, ये ग्लूकागोन तो हमारा है, बट हमने इसको माइस को दिया है। हमारे अंदर तो ग्लूकागोन तो हमारे लिए तो फॉरेन नहीं है ना, तो हमारे अंदर तो नहीं रिस्पॉन्स आएगा। बट व्हेन दैट ग्लूकागोन वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, तो उसने क्या देखा कि जैसे मान लो ये ग्लूकागोन है, ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, तो कहता है जो एन टर्मिनस है
उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आया बी सेल, मतलब बी सेल ने उस एपिटोप को रेकग्नाइज करा जो एन टर्मिनस पे था, टी सेल ने उन एपिटोप को रेकग्नाइज करा जो आपका सी टर्मिनस पे था। तो एक ही एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एपिटोप्स क्या होते हैं आपके एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, ठीक है। एक्चुअली नॉट फुल एंटीजन इज रेकग्नाइज, ओनली दैट पार्ट ऑफ एंटीजन जिसे हम क्या बोलते हैं एपिटोप, ठीक है। ये भी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से और भी बताऊंगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूं अभी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एक एंटीजन, मान लो कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैंने ड्रॉ करा, और मान लो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स हैं। जैसे मान लो एक एपिटोप मैंने ये बना दिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है, एक कॉपी भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी, जैसे मैंने अभी 2 कॉपीज बनाई हैं। ऐसे मान लो एक एपिटोप और है, ठीक है। एक एपिटोप मान लो मैंने ये एक और बना दिया, और मान लो एक एपिटोप मैंने आपका, तो मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बनाया है एपिटोप्स, ठीक है, एक ही एंटीजन के ऊपर, ठीक है। एपिटोप्स की मैंने आपको बताया सिंगल कॉपी भी हो सकती है, 2 कॉपी भी हो सकती है, ऐसे भी एंटीजन हो सकते हैं जिसमें सारे एपिटोप एक जैसे ही हो, ठीक है। बट जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक ऐसा एंटीजन लिया है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप है, और बेसिकली हर एक जो एपिटोप है वो ऑब्वियसली आपका डिफरेंट है, ठीक है। अब जो ये वाला एपिटोप है, मान लो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी तो वो ये बनेगी, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी तो वो ये बनेगी, ठीक है। अगर आपका इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी तो वो दिस वन, और इसके अगेंस्ट बनी तो दैट इज दिस वन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि चारों टाइप की बन रही हैं एट टाइम, एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती हैं, ठीक है। जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि एक ही एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप्स हैं, तो एट ए टाइम एक भी बन सकती है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी, चार भी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सब एपिटोप डिफरेंट है, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये भी सब डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप हैं तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल, एक बी सेल जो एक एंटीबॉडी बनाता है वो एक एपिटोप के लिए होती है, ठीक है। दे आर नॉट एंटीजन स्पेसिफिक। इस एपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी बनाएगा बी सेल वो डिफरेंट होगा, इसके लिए जो एंटीबॉडी बनाएगा एपिटोप वो डिफरेंट होगा, और इसके लिए जो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा वो भी डिफरेंट होगा। चारों अलग अलग बी सेल हैं। एक बी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है वो सिर्फ एक एपिटोप के लिए होती है, दैट इज नॉट फॉर मल्टीपल एपिटोप्स, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक, एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी एपिटोप स्पेसिफिक। अगर चारों में से सिर्फ एक ही टाइप की बन रही है, वो चाहे एंटीजन के सिर्फ एक एक होनी चाहिए कोई भी, चाहे वो आपकी पिंक में हो, चाहे जो मैंने ब्राउन दिखाई है, चाहे रेड दिखाई है, चाहे जो आपका ब्लू, अगर कोई भी एक बन रही है तब आप उसे बोलते हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल का मतलब एक एंटीजन के, देखो बन चार सकती हैं वो अलग बात है, बट अगर एक एंटीजन के अगेंस्ट एक ही एंटीबॉडी बन रही है या आपको एक ही बनानी है तो वो मोनोक्लोनल है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बन गई, चाहे वो 2 बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका पॉलीक्लोनल, उसे हम क्या बोलते हैं आपका पॉलीक्लोनल। मोनो मतलब सिंगल एपिटोप के लिए, पॉलीक्लोनल मतलब आपका मल्टीपल एपिटोप्स के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं हम, दैट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। उसमें हमारा मोटिव क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। तो उसमें हम यूज ही वो बी सेल करते हैं जो एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हैप्टन्स, ठीक है। सो मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि हैप्टन्स क्या होते हैं आपके एंटीजेनिक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो कार्ल लैंडस्टीनियर, ठीक है, ही इज ऑल्सो बेसिकली द वन जिन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप दिया था, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। सो ही एम्प्लॉयड वेरियस हैप्टन्स। हैप्टन्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, दैट इज योर डीएनपी।
डाई नाइट्रोफिनोल, ये एक हैप्टन है। तो हैप्टन्स होते हैं एंटीजेनिक, नॉट इम्यूनोजेनिक। बट जब आप हैप्टन के साथ कोई प्रोटीन कैरियर लगा देते हो, कोई भी मतलब यू हैव सम लार्ज प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं कैरियर, तब वो क्या बन जाता है आपका इम्यूनोजेनिक। हैप्टन्स आर एंटीजेनिक बट हैप्टन कैरियर इज इम्यूनोजेनिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो एनिमल्स इम्यूनाइज्ड विद सच ए कॉन्जुगेट प्रोड्यूस एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से ही दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखो यहाँ पर लिखा हैप्टन, हैप्टन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनती क्योंकि हैप्टन एंटीजेनिक है, वो बी सेल्स को इंड्यूस कर ही नहीं सकते कि बी सेल एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रोटीन कैरियर दे रहे हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने कैरियर के साथ हैप्टन को लगा दिया, जो कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, कैरियर इज इन ब्लू वन, हैप्टन इज योर पिंक वन। और जब आपने इसको रैबिट को दिया तो आप देख रहे हो हैप्टन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती हैं, कैरियर के अगेंस्ट भी बनती हैं, और जैसे होता है ना हैप्टन कैरियर से एक नया कुछ एपिटोप भी बन गया, उसके अगेंस्ट भी बनती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो जो ये मेन है, जो हैप्टन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं वो मेजर होती हैं, सबसे ज्यादा वो बनती हैं। जो कैरियर के अगेंस्ट हैं वो भी माइनर हैं, और जो हैप्टन कैरियर से जो एक नया एपिटोप बना है उससे अगेंस्ट भी माइनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैप्टन्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक, दे कैन नॉट इंड्यूस बी सेल टू मेक एंटीबॉडीज। बट जब आपने हैप्टन के साथ क्या लगा दिया, कैरियर, तब आप देख रहे हो हैप्टन अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनने। अब हैप्टन इम्यूनोजेनिक हो गया, क्योंकि ना ऑब्वियसली जो एंटीबॉडी हैप्टन के अगेंस्ट बन रही है वो अलग बी सेल बना रहा है, जो एंटीबॉडीज कैरियर के अगेंस्ट बन रही हैं वो अलग बी सेल बना रहा है, और जो हैप्टन कैरियर कॉन्जुगेट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज जो बी सेल बना रहा है वो तीसरा और एक टाइप का सेल है। ठीक है, तो हैप्टन्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक, बट जब आप हैप्टन कैरियर का कॉन्जुगेट देते हो तो वो कैसा हो जाता है आपका इम्यूनोजेनिक। तो ये हो गया हमारा द कंसेप्ट ऑफ हैप्टन, एंड दैट इज बेसिकली योर कैरियर। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर हैप्टन। इसमें एडजुवेंट की भी बात होगी और आपके प्रोटीन की भी। कहते हैं हमने 3 सब्सटेंसेस दिए एंड गिवन बिलो आर द पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन रैबिट्स। ठीक है, फर्स्ट में आपने क्या दिया, ए इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विथ सी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी, विद टाइम देर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। ठीक है, फिर कहते हैं जब आपने बी दिया सी के साथ तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आई। ठीक है, लेकिन जो उसने सी लिखा ना, कि जब आपने ए के साथ बी लगा दिया तो ए के अगेंस्ट भी अब एंटीबॉडी आ रही है, तो ये फर्स्ट में नहीं आ रही थी, इसमें आ रही है। तो इसका मतलब है ना कि हैप्टन ए आपका हैप्टन है, क्योंकि नॉर्मली आप सिंपली जब हैप्टन दे रहे हो रैबिट को तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने हैप्टन के साथ कैरियर लगा दिया तो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और कैरियर के अगेंस्ट तो आती हैं, वो तो हमने देखा ही है। और इसका मतलब ए आपका हैप्टन है, बी आपका प्रोटीन है विच इज ए कैरियर, और सी आपका क्या, एडजुवेंट। ठीक है, क्योंकि एडजुवेंट के अगेंस्ट भी कोई एंटीबॉडी नहीं होते, एडजुवेंट का सिर्फ काम क्या होता है, वो इम्यूनोजेनिसिटी को एनहांस करता है। ठीक है, सो इसका क्या राइट आंसर होगा आपका, सेकंड।